हेलो एवरीवन। आज के न्यूज़ टुडे के इस अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और आज हम लोग 4 और 5 जनवरी के न्यूज़ टुडे के अंक को कवर करेंगे। और इसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं वो 5 न्यूज़ आर्टिकल को इसमें कवर करता है, तो उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। सबसे पहला जो न्यूज़ आर्टिकल होगा, त्रासदी और प्रहसन, अमेरिका और वेनेजुएला संकट। बेसिकली जो अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला पे हमला किया गया और वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाया गया, उस घटना से संबंधित उसके विभिन्न पहलू के बारे में ये आर्टिकल बातचीत करता है। केंद्र ने दूसरा जो आर्टिकल होगा, केंद्र ने भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 24 चिप डिजाइन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी। तो बेसिक भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग और इकोसिस्टम को लेकर कि कैसे सेमीकंडक्टर उद्योग से संबंधित जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे बढ़ाया जा सके और सरकार इसके लिए क्या महत्वपूर्ण पहल कर रही है, इसके बारे में बातचीत करेगा ये आर्टिकल। तीसरा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया। ये महत्वपूर्ण खबर है खाद्यान्न उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और निर्यात के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि चावल एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है हमारे देश के लिए भी। और पूरे के पूरे इस एशिया रीजन, मतलब दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, जो मानसूनी एशिया जिसको बोला जाता है, तो वहां पे एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में है। तो इस दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। डीएसआईआर के 42वां स्थापना दिवस और भारत का आरएनडी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र, बेसिकली आरएनडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण न्यूज आर्टिकल है, जो कि देश में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो ढांचा है, सरकारी ढांचा कैसे वो काम करता है, कौन कौन सी संस्थाएं इसकी देखरेख करती है और महत्वपूर्ण जो पहल है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे इस आर्टिकल में। अंत में आर्ट एंड कल्चर या सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसलिए चर्चा में है। और बौद्ध धर्म भारत के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है और ऐसे भी इतिहास के महत्वपूर्ण कालखंडों में से एक है, जिसका कि आगे आने वाले समय में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से व्यापक प्रभाव है हमारे इतिहास पे और वर्तमान समय में भी। तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। और इसलिए हम लोगों ने इस यहाँ पे सभी आर्टिकल के साथ मेरे द्वारा प्रयास किया गया कि प्रीलिम्स के जो ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, मतलब जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं, वो लगाने का प्रयास किया गया, जिससे आप समझ सके, आपको एक समझ बन सके कि परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। अगर संक्षेप में बोला जाए तो ट्रेंड की जानकारी आपको हो सकती है, जो कि आपको करंट अफेयर के प्रिपरेशन में काफी मददगार होगी। और कहीं-कहीं पे जहाँ पे आवश्यकता है मेंस के प्रश्न की भी, तो मेंस के प्रश्न को भी डाला गया है एक आध जगह पे। उसके बाद संक्षिप्त सुर्खियां हैं, जिसमें शॉर्ट न्यूज आर्टिकल हैं कुछ, जिसमें यूएन सुरक्षा परिषद के बारे में बातचीत है, ओपेक प्लस संगठन है, सूर्यास्त्र, स्टार लेबलिंग। इसी तरह से अंत में सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व सावित्री बाई फुले, जो महत्वपूर्ण समाज सुधारक और एक महिला व्यक्तित्व जो इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है हमारे इतिहास में। तो इस तरह से हम लोग आज के पहले न्यूज आर्टिकल से अपनी बात स्टार्ट करते हैं। त्रासदी और प्रहसन, अमेरिकी अमेरिका और वेनेजुएला संकट। तो बेसिकली ये जो दो वर्ड है हम लोगों ने साहित्यिक संदर्भ में सुना होगा। जो लोग साहित्य से संद संबंध रखते हैं, उन्होंने इस वर्ड को ये कला और संस्कृति की एक विधा है चीज़ों को प्रस्तुत करने का, कहानी को। नाटकीय तरीके से जो घटनाएँ हों या दुखांत हो, मतलब दुःख हो, और काफ़ी जो है त्रासदी उसमें दिखे, काफ़ी जो है उसका लोक और उस पे जो है समाज पे जो है काफ़ी उसका बुरा प्रभाव हो। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण घटना आज घटित हुई है, उसके संदर्भ में ऐसा क्यों बोला जा रहा है? इसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि ये घटना अपने आप में एक एकाकी घटना नहीं है, बल्कि इसके काफ़ी व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। अगर विश्लेषकों का माना जाए, तो अमेरिका के द्वारा जो वेनेजुएला पे अभी वर्तमान में जो हमला किया गया और हमले के बाद वहाँ के जो राष्ट्रपति है, उनकी पत्नी की गिरफ्तारी हुई और उन्हें अमेरिका ले जाया गया और उन पे आरोप भी तय किए गए हैं ड्रग्स से संबंधित और ड्रग्स से संबंधित संस्थाओं को फंड करने के
संदर्भ में। ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो जानकार और विश्लेषक हैं, अगर उनका माना जाए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का बड़े पैमाने पे उल्लंघन है। वहीं ये क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संप्रभुता का भी उल्लंघन माना जा रहा है। इस कारण से ही ये काफ़ी चर्चा का विषय है आज पूरे वैश्विक संदर्भ में, और इसीलिए विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा और राष्ट्राध्यक्षों और जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा स्टेटमेंट भी जारी किए जा रहे हैं, और कुछ इसके पक्ष में हैं, कुछ इसके विपक्ष में हैं। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा जो माहौल है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो घटना है, इस कारण से जो है ना काफ़ी अभी चर्चा अभी काफ़ी जोरों पे है और ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में। तो हुआ यही है कि वेनेजुएला की राजधानी कराकस और उसके आस-पास के क्षेत्रों पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमला किया, और उसके बाद वहाँ पे जो है उनकी गिरफ्तारी हुई। और यही बोला जा रहा है कि बेसिकली क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है, और एक पक्षीय सशस्त्र जो है ना आक्रमण जो है, और अमेरिकी साम्राज्यवाद, एक नया वर्ड है यहाँ पे है क्या, अमेरिकी साम्राज्यवाद जैसी चिंताओं को उजागर करता है। मतलब जोर जबरदस्ती के आधार पे, बल के आधार पे अपने साम्राज्य का प्रसार करना, इस सामान्य शब्दों में हम लोग समझें तो ये बहुत समय इतिहास के संदर्भ में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में ये बहुत पहले की घटना लगती है, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की घटना, जो आज फिर से ये दिखने में लगा है, और उसके बाद अमेरिका के द्वारा कहीं न कहीं अपनी हेजेमनी या वर्चस्व को स्थापित करने के लिए इस प्रकार से विभिन्न मामलों में देखा जाता रहा है कि दूसरे देश पे सैन्य हमला, मिलिट्री को उतारना। तो इस तरह की चीजें इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस आर्टिकल पे देखेंगे विभिन्न पहलुओं पे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा विश्व की राजनीति पे, भू राजनीति पे, और अन्य राष्ट्रों पे या अन्य राष्ट्रों के समूहों पे। तो यही है कुल मिलाकर। तो बेसिकली यही है कि 2019 के बाद से भारत का भी संदर्भ यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत पे अभी क्या है कि भारत वेनेजुएला जो संबंध है, द्विपक्षीय संबंध जो है, कमजोर हैं अभी। क्यों कमजोर हैं? क्योंकि 2019 के बाद से ही वेनेजुएला पे अमेरिकी प्रतिबंध है, सैंक्शन लगा हुआ है, जिस कारण से भारत जो है ना कमजोर है, और इसलिए भारत पे इस हमले का प्रत्यक्ष प्रभाव अभी नहीं दिख रहा है, अभी निकट भविष्य में। आगे की बात अलग है। सबसे पहले बढ़े तो हम लोग इस पूरे फेनोमेना को, जो घटना है अंतर्राष्ट्रीय घटना, इसको समझने के लिए थोड़ा सा भू राजनीति के संदर्भ को समझना भी आवश्यक है। अगर ये मैप ठीक से दिख रहा हो आप लोगों को, तो ये मैप है दक्षिण अमेरिका का, मैंने मैप लगाया है। यहाँ पे वेनेजुएला, यही कंट्री है वेनेजुएला। अब इधर देखेंगे ये पूरा का पूरा लैटिन अमेरिका है, मैक्सिको तक, यहाँ पे ऐसे इस तरह से पनामा और यहाँ पे निकारागुआ, ये सब जो कंट्री है जो कनेक्ट करता है। उसके बाद यूएसए और कनाडा कनाडा इस तरह से। तो ये पूरा का पूरा एक छोटा-सा राष्ट्र है ये। यहाँ पे कोलंबिया है। हमने ये पहले काफ़ी प्रचलित जो है ड्रग कार्टेल के ऊपर जो है काफ़ी वेब सीरीज़ और सिनेमा भी आ चुकी है। तो उसमें काफ़ी फ़ेमस जो है ना कोलंबिया से हमने देखा है। उस पे आधारित एक काफ़ी पॉपुलर जो है ना जो वेब सीरीज़ है उसमें दिखाया जाए कोलंबिया। तो ये सारा बेल्ट जो है ना कहीं न कहीं ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए कहीं न कहीं उसके तार जुड़ते हैं, और ड्रग कार्टेल से जो ड्रग समूह है जो चलाते हैं इसके अवैध व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसके तार कहीं न कहीं जुड़ते हैं। तो ये मामला भी आ रहा है, इसलिए संदर्भ को समझना आवश्यक है। अब आते हैं कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि अमेरिकी हमले का संभावित कारण क्या है? तो लोकेशन हमने देख लिया, अमेरिका के जस्ट ज्योग्राफिकली जो है ना जस्ट जो है नज़दीक है। तो भौगोलिक रूप से काफ़ी नज़दीक है, मतलब अमेरिकी महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और पश्चिमी जो है ये हेमिस्फीयर, मतलब इसको पश्चिमी गोलार्ध, मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे आप समझेंगे, में जो अमेरिकी महाद्वीप है उसमें काफ़ी नज़दीकी है। यहाँ पे देखेंगे क्या है, सबसे पहला कारण क्या है? मुनरो सिद्धांत। ये मुनरो यहाँ पे किसी समय में अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनके द्वारा एक बात सिद्धांत बताया गया था। उसके पुनर्जीवन की बात की जा रही है, मतलब उस सिद्धांत को फिर से जो है ना प्रचलित करने की बात की जा रही है। मतलब वहाँ के नीति निर्माता या ट्रम्प प्रशासन उस सिद्धांत को फॉलो करता हुआ दिख रहा है। क्यों भाई, क्या था वो? वो ये था 1823 का समय था। उस समय उन्होंने अपने कांग्रेस को संबोधित करते हुए ये बात कही थी
कि हम जो यूरोपीय शक्तियाँ हैं, मतलब यूरोपीय शक्ति जो उपनिवेशी शक्ति थी, उनको सीमित करते हुए क्या मतलब ये जो पश्चिमी गोलार्ध है, वहाँ के मामले से वो दूर रहे। और पश्चिमी गोलार्ध में कौन? मतलब पश्चिमी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ पे उनका किसी भी प्रकार से एग्रेशन या आक्रमण या कोई भी हस्तक्षेप जो है वो गलत माना जाएगा और वो अपने ऊपर हमला माना जाएगा, मतलब सही नहीं माना जाएगा उसके द्वारा। तो एक तरह से वो बोला जा रहा था कि हस्तक्षेप को अपना दूर करना, और ये हमारी इस तरह से ये पश्चिमी जो गोलार्ध है उसमें आप अपने वर्चस्व को खत्म, मतलब कुल मिलाकर क्या था, अमेरिकी वर्चस्व को बढ़ाने की एक शुरुआती कदम थी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो कहीं न कहीं उसकी आधिकारिक घोषणा थी। तो उसी को बोला जाता है मुनरो सिद्धांत, और वही आगे चलकर जो है ना कहीं न कहीं हस्तक्षेप की नीति, मतलब जहाँ भी भू-राजनीतिक लाभ होता है अमेरिका की उपस्थिति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब उनके एलाइज के द्वारा होती है। अब जैसे हम लोग पश्चिमी एशिया का उदाहरण देख सकते हैं, हम लोग जैसे पैसिफिक का उदाहरण देख सकते हैं, हम लोग एशिया पैसिफिक का उदाहरण देख सकते हैं, मतलब हर जगह जो है ना या तो खुद उसकी उपस्थिति है अमेरिका के, या फिर उनके एलाइज हैं वहाँ पे। तो कुल मिलाकर यही अपनी हेजेमनी आधिपत्य वर्चस्व वगैरह स्थापित करने की जो नीति है, तो उसी नीति का कहीं न कहीं ये फिर से रिफ्लेक्स एक्शन जो है दिख रहा है, एक्शन में ये दिख रहा है। तो यही बात यहाँ पे कही गई कि पश्चिमी गोलार्ध पे अपने संयुक्त राज्य अमेरिका का कब्जा हो, वर्चस्व हो। और यही कारण है कि लैटिन अमेरिका में जो चीन का जो बढ़ता प्रभाव है, तो जब ये मुनरो सिद्धांत दिया गया था तो उसमें यूरोप के लिए बोला गया था, क्योंकि प्रमुख शक्तियां वो थी उस समय की। लेकिन आज जो है प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में किसे देखता है अमेरिका? रूस और चीन। और चीन भी उसमें भी सबसे ज्यादा चीन चीन को, और चीन के जो है ना विभिन्न इंटरेस्ट के कारण जो यहाँ पे पूरे साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका में जो है वर्चस्व है, मतलब उसके प्रभाव देखा। क्यों? क्योंकि संसाधन, हमने सुना है लिथियम, इस प्रकार के संसाधन, तो जिस कारण से जो है कहीं न कहीं जियो इकोनॉमिक्स, मतलब जो आर्थिक पहलू है, वो कहीं न कहीं यहाँ पे क्या किसको प्रभावित कर रही है? यहाँ की भू राजनीति को। और ये सब जो अमेरिका के नजदीक होने के बावजूद क्या है? अमेरिका के एंटी एलाई में है, मतलब चीन के साथ है। तो यही समस्या है कि विश्व में कच्चे तेल का तो संसाधन मैंने बताया, तो लिथियम बताया, क्योंकि चीन का है वहां पे बढ़त, जैसे चिली वगैरह जो कंट्री है वहां पे, और एलाइज बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे वो संसाधन प्राप्त कर सके। दूसरा, वेनेजुएला में क्या है चीन का इंटरेस्ट? विश्व का कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है चीन, और वेनेजुएला क्या है? एक तेल उत्पादक राष्ट्र है, प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्र है, जिसमें कि सर्वाधिक निक्षेप पाए जाते हैं वहां पे। तो उसका खरीदार, महत्वपूर्ण खरीदार है चीन। तो ये इंटरेस्ट समझ में आ गया। तीसरा, वेनेजुएला के संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना। क्या संसाधन है भाई? तो सबसे बड़ा तेल का निक्षेप हमने बात देख ही लिया, प्राकृतिक गैस का निक्षेप, उसके बाद सोने का दक्षिण अमेरिका का दूसरा सोने का दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा निक्षेप भी है। तो इसका मतलब महत्वपूर्ण संसाधन है, तो जियो इकोनॉमिक्स यहाँ पे हावी हो रही है। तो हमने इससे पहले वाले न्यूज टुडे में पढ़ा है जियो इकोनॉमिक्स कैसे जियो पॉलिटिक्स पे जो है ना हावी हो रही है। तो ये घटना एक और उदाहरण हम लोग समझ सकते हैं। दूसरा, अन्य कारण क्या है कि अमेरिका आरोप लगाता है कि वेनेजुएला जो सरकार है वो क्या करती है, प्रायोजित तरीके से अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी करती है। तो वही ड्रग ट्रैफिकिंग का भी आरोप अभी लगाया जा रहा है उस पे। जो पर्सन निकोलस मदुरो है, उन्हें जो ले जाया गया, तो ड्रग ट्रैफिकिंग और इस तरह की संस्था को फंडिंग करने का आरोप भी लगाया गया है, और इस पे अंकुश लगाना आवश्यक है। समाजवाद के प्रसार को रोकना, यहाँ पे ये आ गया। ये हम लोगों ने सुना है कि द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब पूरी दुनिया कहीं ना कहीं एक यूएसएसआर कैंप हुआ और एक अमेरिकी कैंप हुआ। अमेरिकी कैंप पूंजीवाद का प्रचार करने वाला और उसको मानने वाला, और दूसरा कैंप जो है समाजवादी धड़ा था। तो और जिसका प्रसार कहीं न कहीं, और जिसके एलाइज जो है ना यही दक्षिण अमेरिका में दिख रहे थे। तो वहाँ पे भी ये हमेशा गाहे-बगाहे तनाव का कारण यही कारण बनता था कि रूस यूएसएसआर के, तत्कालीन यूएसएसआर के बढ़ते प्रसार को रोकना, और उस कारण से तनाव होते थे। आज वही
कहीं न कहीं पुनरावृत्ति या डर, भय अमेरिका के मन में दिख रही है, जिस कारण से ये कारण यहाँ पे हो सकता है कि समाजवाद का प्रसार को रोका जा सके। क्योंकि सभी राष्ट्र जो है ना, ये सारे राष्ट्र जो है वहाँ की सरकारें कुल मिलाकर जो है इस तरह से समाजवाद लीनिंग वाले, मतलब उस तरह झुकाव वाले सरकारें वहाँ पे दिखती है। वेनेजुएला से अमेरिका में बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी, ये भी क्योंकि सीमा नजदीक है, तो ज्योग्राफी अगर समझ सकते हैं हम लोग, तो हम लोग इस बात को समझ सकते हैं, अवैध प्रवासियों का भी आना। तो ये सब कारण संभावित रूप से विश्लेषकों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये सब कारण हो सकते हैं। अब इसके दुष्परिणाम, जो सबसे बड़ी बात है, इस घटना को कोई एकाकी में घटी हुई घटना नहीं है, बल्कि ये इसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही कि अन्य देशों पर हमला अमेरिकी चरित्र की पुनरावृत्ति है। अमेरिकी चरित्र मतलब वही हेजेमनी वाली, वर्चस्ववादी। वो कहीं से लिबरल या कुछ जो अभी छवि कुछ वर्षों से या कुछ दशकों से छवि थी कि लिबरल और रूल बेस्ड सोसाइटी बनाने के लिए आपने देखा होगा हर प्लेटफॉर्म पे, महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे इसी तरह की बातें की जाती है। इस तरह के वर्ड काफी पॉपुलर होते हैं कि रूल बेस्ड सिस्टम, जहाँ पे नियम से, कानून से, अंतर्राष्ट्रीय कानून की बढ़त होगी, अंतर्राष्ट्रीय कानून और समानता के आधार पर बातचीत होगी। छोटे विकासशील राष्ट्र और अन्य अन्य जो एशियाई राष्ट्र है, अफ्रीकी राष्ट्र है, उन्हें भी समानता का माहौल मौका दिया जाएगा, अवसर प्रदान किया जाएगा और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे उनपे मौका देते हुए, अवसर प्रदान करते हुए उन्हें भी आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय विकास का मौका दिया जाएगा, जिससे कि पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा को बहाल किया जा सके। लेकिन जस्ट इसका विपरीत ये दिख रहा है, जो कि क्या है, यहाँ पे वर्चस्ववादी नीति और जो क्या है 2003 में जैसे हमने देखा था, क्या कि इराक में इसी प्रकार की सैन्य हमला और वहां पे तानाशाह को हटाने के नाम पे, लोकतंत्र की स्थापना के नाम पे जो है झूठे बहाने बनाकर उस पर आक्रमण किया गया। एक दूसरा, इस आक्रमण के परिणाम से पश्चिम एशिया में अस्थिरता उत्पन्न हुई और हमने देखा कि आईएसआईएस जो कि पॉलिटिकल वैक्यूम हुआ वहां पे, मतलब सरकारी तंत्र खत्म हो गया, मतलब पूरी का पूरा एक राष्ट्र जो है ना गृह युद्ध की चपेट में आ गया। वहां पे आईएसआईएस जैसा एक शक्ति उभर कर आई, जो कि टेररिज्म को फैलाने में और उसको पोषित करने में कहीं ना कहीं इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और आज भी इसके प्रसार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कानून मानदंडों का उल्लंघन करने की गलत परंपरा, तो बेसिकली यही है, जो सैन्य कार्रवाई और फोर्सफुली सैन्य कार्रवाई दूसरे संप्रभु राष्ट्र पे, एक स्वतंत्र राष्ट्र पे सरासर जो है, जो यूएन चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, उसका अनुच्छेद 2 और उसके सब क्लॉज 4 में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इस प्रकार की कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं ये आपराधिक कार्रवाई है, जो कि विश्व शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, इसे रोक लगाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे यही इसी चीज की बात की गई है कि किसी अन्य देश के विरुद्ध बल, इस शब्दों को देखेंगे, प्रयोग नहीं करने की विधिक दायित्व निर्धारित करता है और केवल आत्मरक्षा जैसे कुछ अपवादों में ही इस तरह की कार्रवाई की अनुमति दी जाती है। आप आत्मरक्षा का मतलब क्या? जब सामने से आक्रमण हुआ, जब दूसरे राष्ट्र के द्वारा आक्रमण हुआ, तब आत्मरक्षा में किया गया काम। तो ये कहीं से, तो ये अनुच्छेद 2, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, अनुच्छेद 2 इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि फिर से कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिदेश जो मैंडेट की उपेक्षा है, सिंपल ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा परिषद के अधिदेश, मतलब ये इस तरह के जो फैसले हैं, इसमें कहा जो यूएन है, विश्व शांति और सुरक्षा के लिए ही काम करता है, एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका गठन ही द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इसलिए किया गया था और उसके मैंडेट के बिना, मतलब उसके आदेश के बिना, उसमें ये मामला बिना ले जाया गया खुद से ये निर्णय ले लेना और इस प्रकार की कार्रवाई करना, कहीं ना कहीं खुद से जज बन जाना और खुद से निर्णय भी देने वाली जैसी बात है, मतलब सजा भी देने, दंड देने वाली बात है। तो यही ये फ्रेज चलता है, जजेज एंड एक्सक्यूजनर, न्यायाधीश और जल्लाद खुद से बन गए, खुद से आपने तय भी कर लिया वो क्रिमिनल है, वो कंट्री क्रिमिनल है या उनका संलग्नता है, बिना इसमें ले जाए गए। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की संस्थाओं का यही भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चेतावनी यही कि अंततः जितनी बातें हम लोगों ने किया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, और इसके पहले जो शीत युद्ध का काल था, जहां दुनिया दो ध्रुव में बटी थी, अमेरिका के साथ या अमेरिका के विरुद्ध, इस प्रकार की जो बातें होती थी, जो कि अमेरिकी वर्चस्व और सामने यूएसएसआर
का जो एक द्विध्रुव बना हुआ था, उस तरह की स्थिति में कहीं न कहीं पहुँचता हुआ दिख रहा है और शीत युद्ध के बाद एक स्थिर, उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो स्थापित करने की बात हो रही थी, जो आशा जग रही थी, वो कहीं न कहीं विफल होती दिख रही है और वेनेजुएला में संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्रवाई और यूक्रेन में रूस की कार्रवाई से स्पष्ट हो जाता है। तो 2 महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ हमें दिख रही हैं, जो कि कहीं न कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के काल की पुनरावृत्ति के रूप में दिखता है, क्योंकि 2 प्रमुख शक्तियाँ यहाँ पे इस तरह से काम करती है। अब देखिए, इससे प्रश्न जो है मैप बेस्ड प्रश्न आ सकते हैं, संसाधन से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, वेनेजुएला से संबंधित प्रश्न। दूसरा प्रश्न किस तरह से आ सकता है, इस तरह से जो व्यापक प्रभाव, दुष्परिणाम है, इस प्रकार से, क्योंकि देखा गया है कि यूपीएससी आजकल यूपीएससी प्रीलिम्स में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के से पे आधारित जो घटनाएं होती हैं, उसको एज इट इज स्टेटमेंट वाइज बनाकर दे देती है और उसके साथ जो गूढ़ जो विश्लेषण होता है, वो भी एक आधे स्टेटमेंट उसमें रहते हैं। तो फैक्ट और कंसेप्ट दोनों रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग तैयार कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न जो है, वेनेजुएला की राजधानी कराकस पर अमेरिकी हमलों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सी चिंताएं व्यक्त की गई? तो एक घटनाओं को भी देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, राष्ट्रीय संप्रभुता का हनन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पूर्व स्वीकृति, एक पक्षीय सशक्त आक्रमण। तो पूर्व स्वीकृति क्या ली गई थी? नहीं ली गई थी ना। तो आंसर होगा 1, 2 और 4। चलिए, इस प्रकार से लंबे-लंबे स्टेटमेंट बना के यूपीएससी पूछ सकती है। इसलिए मैंने वो मैपिंग वाले प्रश्न नहीं लगाए। आप लोग समझ लें मैप मैंने लगा दिया है। मेंस के प्रश्न मैंने लगा दिया कि ये संभव है कि जीएस 2 में इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी चेक करने के लिए पूछ सकती है कि कैसे इस घटना को आप देख रहे हो, भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से, भू-इकोनॉमिक्स दृष्टिकोण से, कि है क्या वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों के पीछे निहित भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो इस तरह से दृष्टिकोण में हम लोग इसको कवर कर सकते हैं, जो हमने डिटेल में कवर किया है। चलिए, नेक्स्ट जो है हमारा अर्थव्यवस्था और साइंस एंड टेक और उभरती हुई टेक्नोलॉजी से संबंधित, सेमीकंडक्टर क्षेत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट, देश के आर्थिक विकास के लिए, देश के औद्योगिक विकास के लिए और देश के मैन्युफैक्चरिंग विकास के लिए, जिसमें कि सेमीकंडक्टर जो कि आगे आने वाली जो इंडस्ट्री, मतलब भविष्य की जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है, उसके विकास, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित इंडस्ट्री और जो हाईटेक इंडस्ट्री जो है, जो उच्च, जो अत्याधुनिक जो तकनीकी पे काम करते हैं, तो उसमें सेमीकंडक्टर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। इससे संबंधित ये न्यूज है। क्या है कि केंद्र ने भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देंगे 24 चिप डिजाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसका सबसे आधारभूत चीज क्या है? चिप, जिसपे वो सेमीकंडक्टर प्लेट पे, जैसे पिक्चर में दिख रहा है, इस सेमीकंडक्टर प्लेट पे जो सर्किट है, उस पे जो बनाया जाता है, वो पूरा चिप है, जो कि किसी एक विशेष उद्देश्य से किया जाता है। किसी वो डिवाइस में लग सकता है, किसी इक्विपमेंट में लगेगा, जिसपे वो काम करेगा। पूरा आपके मोबाइल में हो सकता है, आपके लैपटॉप में हो सकता है, आपके स्मार्ट वॉच में हो सकता है, आपके कैमरे में हो सकता है। तो डिफरेंट इसके पर्पस है, यूज है इसके। अब यही किया गया कि केंद्र ने डिजाइन से संबंध प्रोत्साहन योजना, तो ये ध्यान में रख लेंगे, डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव्स, हाँ, लिंक इंसेंटिव्स स्कीम जो है के तहत 24 चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो चिप डिजाइन करती है। डीएलआई योजना के तहत समर्थित परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है और इनमें अब तक 16 टेप आउट्स मतलब का होता है क्या? जो फाइनल जो डिजाइन दे दिया गया, जहां से अब वो उत्पादन होगा, उसको टेप आउट्स बोलते हैं। 16 टेप आउट्स, 6 A6 चिप्स और 10 पेटेंट और निजी निवेश में 3 गुना से अधिक वृद्धि देखी गई है। ये सब टर्मिनोलॉजी आजकल आएंगे तो इसके बारे में भी समझ ले। चलिए, ये भी डिजाइन से ही संबंधित है। पूरा का पूरा जो है ना, ये जो सॉफ्टवेयर, फाइनल सॉफ्टवेयर जब दे दिया जाता है, तो इसको टेप आउट्स बोला जाता है। बनाकर, तो ये पूरा का पूरा कि 3 गुना से अधिक वृद्धि देखी गई है। तो कुल मिलाकर क्या जो मैन्युफैक्चरिंग है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जो भविष्य के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए, उसकी दिशा में ये बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण कदम है। शुरुआत कैसे हुई इस डिजाइन से संबंध प्रोत्साहन योजना की? सबसे पहले तो मंत्रालय हम लोग देख लेंगे। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पहला 2021 में, वर्ष 2021 में प्रारंभ किया। और कार्यक्रम कौन सा था? सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, एकदम अलग से ही बनाया गया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है मेक इन इंडिया या कोई और, सेमीकॉन इंडिया, क्योंकि सेमीकंडक्टर की महत्ता ही इतनी अधिक है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन होगी? सीडेक। ये महत्वपूर्ण आईटी और सॉफ्टवेयर से संबंधित ये महत्वपूर्ण देश की संस्था है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस
ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। उद्देश्य घरेलू स्टार्टअप्स एवं एमएसएमईज को वित्तीय प्रोत्साहन और उन्नत डिजाइन अवसंरचना प्रदान करने की एक मजबूत आत्मनिर्भर चिप डिजाइन तंत्र करना। तो ये मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो गया, इसे कहीं यूज कर सकते हैं। चलिए, योजना के लाभ क्या होंगे? तो योजना के लाभ दो तरह से होंगे, एक डिप्लॉयमेंट के स्तर पे और एक चिप इन के स्तर पे। देखिए, प्रोत्साहन के स्तर पे है क्या कि ये योजना अग्रलिखित दो श्रेणियों में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, उत्पाद डिजाइन से संबंध प्रोत्साहन और परिनियोजन। प्रोत्साहन मतलब जब डिजाइन किया जा रहा है, और परिनियोजन मतलब सीधे उसको जब उस चिप के एप्लीकेशन को डायरेक्ट जो है लॉन्च करने की स्थिति में हो, तब उसे डिप्लॉयमेंट बोला जाता है कि मतलब अब यूज किया जा सकता है, फाइनल इसमें स्टेज में है। ये सब टर्मिनोलॉजी ध्यान में रख सकते हैं। तो ये दो स्तर पर दिया जाएगा, एक प्रोत्साहन के डिजाइन से संबंध प्रोत्साहन, जब डिजाइन किया जा रहा है उस चिप को एक विशेष पर्पस से, और दूसरा परिनियोजन के संदर्भ में, डिप्लॉयमेंट के संदर्भ में कि किसी इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्ट को लाने के दृष्टिकोण से वहां पे किया जाएगा। डिजाइन अवसंरचना सहायता क्या है? मेन यही कि डिजाइन कैसे उन्नत बनाया जाए जिससे कि हमारी आम जरूरतों को वो चिप यूज कर पाए, मतलब उसके में सहायता दे पाए। तो यही है, स्वीकृत कंपनियों के लिए चिप इन सेंटर के माध्यम से सहायता दी जाती है। सब जो टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, ये सब भी ध्यान में रखना है। अब एक संस्था है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन, टूल ग्रिड तक रिमोट एक्सेस, आईपी कोर रिपोजिटरी तक पहुंच, प्रोटोटाइपिंग और सिलिकॉन चरण के बाद सत्यापन संबंधी सहायता, ये सब चीजें, ये सुविधाएं ये देगा। उसके बाद क्या, डीएलआई योजना के तहत पात्रता किसकी है? तो स्टार्टअप्स और एमएसएमईज सेमीकंडक्टर उत्पाद डिजाइन और परिनियोजन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन तथा अवसंरचना सहायता के पात्र हैं, एक। और दूसरा, अन्य घरेलू कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के परिनियोजित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन पात्र हैं। तो स्टार्टअप और एमएसएमई को दोनों स्तर पर मिलेगा, और जो अन्य घरेलू कंपनियां, मतलब बड़ी कंपनियां होंगी, सेमीकंडक्टर डिजाइन को परिनियोजित करने के लिए, जब वो तैयार कर लिया, परिनियोजित डिप्लॉयमेंट के स्तर पर। ठीक है, चलिए, थोड़ा कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है तो उसको ध्यान में रखना है। धीरे धीरे चीजें जो है ना समझने लगेंगे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी ही है, इंडस्ट्री नहीं है, तो कुछ शब्द नए हैं, हो सकते हैं। चलिए, यहाँ पे बेसिकली वित्तीय प्रोत्साहन की जो बात की हमने, दो तरह से दिया जाएगा, हमने पहले ही बात किया। एक उत्पाद डिजाइन से संबंध प्रोत्साहन, दूसरा परिनियोजन से संबंध, वही डिप्लॉयमेंट। तो सबसे पहले इसमें कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं, क्या क्या है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। उत्पाद डिजाइन से संबंध प्रोत्साहन क्या है? पात्र व्यय को 50% तक की प्रतिपूर्ति होगी, रीइंबर्समेंट मतलब पूरा कर दिया जाएगा, जितना लगेगा उसको रीइंबर्स कर दिया जाएगा। और प्रतिपूर्ति प्रति आवेदन 15 करोड़ रुपए तक सीमित है, मतलब उसकी कैपिंग भी एक कर दी गई है। और ये सहायता निम्नलिखित के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन से जुड़ी संस्थाओं हेतु उपलब्ध है। कौन कौन सा? आईसी चिप, जो चिप में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो कंटेंट होता है, जो आईसी लगी होती है, छोटी छोटी आप देखोगे, जो उस जो पूरे प्लेट पे जो इस तरह से हमने देखा है, इस तरह से, तो वही आईसी है जो मेन काम करता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का एक तरह से रीढ़ आप समझ लो। चिपसेट सिस्टम ऑन चिप्स, एसओसीज सिस्टम और आईपी कोर सेमीकंडक्टर संबंध डिजाइन, तो ये सब चीजें देख सकते हैं। परिनियोजन से क्या है? 5 वर्षों के लिए निवल बिक्री टर्नओवर का 6% से 4% प्रोत्साहन। प्रोत्साहन के प्रति आवेदन में इसमें 30 करोड़ तक का सीमित ये कैपिंग है। और उसमें क्या है? स्टार्टअप एमएसएमई के लिए 1 से 5 वर्षों में न्यूनतम संचयी निवल बिक्री 1 करोड़ रुपए और अन्य घरेलू कंपनियों के लिए 5 करोड़ रुपए होनी आवश्यक है। और डिजाइन को इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में सफलतापूर्वक परिनियोजित किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर यही है इसका उद्देश्य। तो यही इसका था कि जो डिजाइन किया है उसे, उसमें एक सफल प्रोडक्ट हो जो कि आम जीवन में उसका प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं कि डिजाइन से संबंध प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सीधा सीधा यही है कि यह योजना मेक इन इंडिया, यही गलत है, बाकी सब सही है तीनों। ठीक है, चलिए, डीएलआई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत 24 चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, सही है। योजना के तहत अब तक 16 टेप आउट 6 चिप विकसित किए गए, सही है। निजी निवेश में 3 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो तीनों सही है। सबसे पहला हम लोगों ने यही देखा। ये करंट अफेयर पे डायरेक्ट
बेस्ड प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित है और देश के खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। चावल, धान से संबंधित, धान के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से संबंधित है और इसमें उपलब्धि एक है ये कि जो हमारे वर्तमान कृषि मंत्री ने अभी बताया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक हो गया। तो अपना डेटा को आप अपडेट कर लेंगे, अपने डेटा को, इंफॉर्मेशन को, कि भारत अभी सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारी एक बड़ी जनसंख्या, हम लोग कहाँ जी रहे हैं? मानसूनी चावल उत्पादक क्षेत्र हैं, है ना? और चावल उत्पादक क्षेत्र हैं तो ये पूरा का पूरा दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों में आप देखोगे वहां का महत्वपूर्ण खाना ही क्या है? ये चावल है। तो इस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर उत्पादक बड़े हो गए तो हम निर्यात की भी संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि अभी भी निर्यातक महत्वपूर्ण निर्यातक है चावल के। चलिए, तो सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र बन गया, केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा बताया गया। और किसको पीछे छोड़ा गया? चीन को। जाहिर सी बात है, चीन उत्पादकता वहां पे अधिक है, उत्पादकता, जिस कारण से वो उत्पादन स्तर काफी था। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ उत्पादन का स्तर काफी अधिक है, तो इसलिए पीछे छूट गया ये और सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया भारत। और क्या है कि 25 फसलों के लिए उच्च उपज वाली 184 नई बीज किस्में भी जारी की गई। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उसमें ये भी घटना हुई थी। तो घटना ये है। तो हम लोग पूरे आर्टिकल में चावल के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि संबंधित यही है। तो एक ग्राफ है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ पे कैसे बढ़ा है। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप 150 मिलियन टन आप ये ध्यान में रखेंगे, प्रमुख चावल उत्पादक देश। ये कभी कभार यूपीएससी जो है ना स्टेटमेंट, ये खाद्य कृषि अर्थव्यवस्था या इस तरह के जो प्रश्न है संसाधन से संबंधित या खाद्यान्न से संबंधित पूछ देती है यूपीएससी। तो 150 मिलियन टन पहुंच गया है चावल उत्पादन और निर्यात की स्थिति। और इसके बाद कौन कौन से हैं? चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान, श्रीलंका और मिस्र। तो ये पूछा जा सकता है, चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इस तरह से। तो ये ध्यान में रखेंगे। भारत में राज्यवार उत्पादन कौन है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़। ये भी पूछा जा सकता है, परसेंटेज याद करने के चक्कर में ना रहे, ये क्रम ध्यान में रख लें, ठीक है। निर्यात, क्या भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है? सबसे बड़ा चावल निर्यातक ये भी है। तो ये सब स्टेटमेंट वाइज ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 2024-25 में 20.1 मिलियन टन मीट्रिक टन। तो ये जो नए आंकड़े होते हैं इससे भी यूपीएससी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछ सकती है, ठीक है। भारतीय चावल के प्रमुख निर्यात गंतव्य क्या है? सऊदी अरब में, ईरान, इराक, बेनिन, संयुक्त अरब अमीरात। डायरेक्टली अगर यूपीएससी प्रश्न पूछेगी तो डायरेक्टली ये आंकड़ा पूछेगी। या यूपीएससी कभी-कभी ऐसे ही पूछती है कि आपने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कि ये पूछेगी यूपीएससी कि हाल के वर्षों में भारत का चावल निर्यात में जो है ना वृद्धि हुई है, या हाल के वर्षों में भारत का कुल उत्पादन चावल का वो घटा है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। तो इस तरह से अगर आपको पता ही नहीं है, ये न्यूज़ आपको ध्यान ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हम पहचान नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे भी यूपीएससी पूछती है। चावल फसल के बारे में, यहाँ पे एक मैप लगा हुआ है, आप लोकेशन समझ सकते हैं कि चावल की मुख्य यहाँ पे लगा हुआ है, मेजर एरिया, माइनर एरिया। चावल एक ऐसा फसल है कि जम्मू हिल्स से लेकर यहाँ तक, कश्मीर तक, और यहाँ पे जो है ना ये गुजरात से लेकर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट तक। क्यों? क्योंकि मानसूनी जलवायु के साथ वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर चाहिए, और जहां भी ये देख रहे हैं मानसूनी वर्षा का प्रभाव है, वहां पे लगभग चीजें हो रही है। बाकी जो मुख्य एरिया है, जो जहां पे वर्षा अधिक है, वहां पे मानसून की वर्षा अधिक है, वहां तो हो ही रहे हैं। और जो कोस्टल बेल्ट है और दोनों तरफ ये और नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पे चीजें याद करने के लिए मैप से याद करें। और इसके बारे में कुछ विशेषताएं कभी कभार पूछी जा सकती हैं कि उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है। उसके बाद क्या चावल, क्या ये 8 से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तथा समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई तक ये अलग-अलग परिस्थितियों में उगाया जाता है। अलग-अलग परिस्थितियों में, मतलब कहीं वर्षा कम, कहीं वर्षा अधिक, ये भी चीज चावल के बारे में इंपॉर्टेंट है। और गाद वाली, दोमट और कंकर युक्त मृदा सहित विभिन्न प्रकार की मृदा में उगाया जाता है। तो ये भी चीज स्टेटमेंट, कोई एक मृदा प्रकार में ये उगाया जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना एक्सटेंट हमने देखा। और उसके बाद क्या, मृदा की प्रकृति भी कैसी, अम्लीय के साथ साथ क्षारीय मृदा को भी ये बर्दाश्त कर लेता है। यहाँ तक कि लवणीय मृदा में भी, ये कर्नाटक में एक कग्गा धान होता है, यहाँ पे यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी करती है, धरोहर में शामिल किया गया है उसे, वो लवणीय मृदा में होती है वो चावल।
तो इस तरह से भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। चलिए, जलवायु क्या है हमने देखा है 100 से 150 सेंटीमीटर, तापमान 30 से 20 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 30 डिग्री दिन के समय में और रात में 20 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से इतना डिफरेंट हो सकता है। और धान एक अर्धजलीय पादप है जिसे अपनी वृद्धि वाले मौसम में 3/4 अवधि के लिए मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर धान का पौधा आपने देखा होगा 1 से सवा फीट, जो नई वेराइटी है 1 से 1.5 फीट का होता है। पहले जो पुराने धान के पौधे थे तो बड़े होते थे, अब छोटा होता है वो, तो उसमें 10 से 15 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। यह अम्लीय कितना होना चाहिए पानी, मृदा 5.5 से 6.5 पीएच मान वाली अपारगम्य उप मृदा की सर्वोत्तम वृद्धि करता है। मतलब बीच बीच में, ना बहुत ज्यादा अम्लीय ना बहुत ज्यादा क्षारीय, इसमें काम इसका चल जाता है। 5.5 से 6.5। फसल का मौसम क्या है, 3 है, औस अमन बोरो। औस क्या है, अमन क्या है, शीतकालीन चावल जो जून जुलाई से में बुआई और नवंबर दिसंबर में कटाई करते हैं। औस क्या है, वही जो शरदकालीन चावल है, मई जून में बुआई और सितंबर अक्टूबर में। तो ये हो गया एक खरीफ वाला, ये हो गया रबी वाला सीजन, और ये एक बीच बीच का रीजन है बोरो। नवंबर और मई के बीच की खेती अक्सर उन क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान जहां पे वर्षा होती है, मतलब आर्द्रता बनी रहती है, तो वहां पे ये चीजें की जाती हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी तो हमने डिस्कस किया ही है कि हाल ही में भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है। इसके संदर्भ में आप इन कथनों को विचार कर सकते हैं। तो ये कथन हम लोग देख सकते हैं। यहाँ भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल आयातक है, ये नहीं, क्योंकि उत्पादन हो रहा है तो थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो हम लोग इसे सही कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, चावल की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अर्धजलीय पादप है, यह अपने वृद्धि काल में अधिकांश समय खड़े पानी की आवश्यकता होती है, यह केवल अम्लीय मृदा में ही उगाया जा सकता है। तो देखिए, इस प्रकार के जो स्टेटमेंट है ना, जो एक्सट्रीम एक स्टेटमेंट होते हैं, हमें सामान्यतः वो गलत होता है यूपीएससी में, तो सामान्यतः वो गलत होते हैं तो उसको हटा देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, चावल की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फसलों के बारे में ऐसे प्रश्न सामान्य रूप से यूपीएससी पूछती है। तो यहाँ पे अगर पहचानना हो तो यहाँ पे 50 से 75 सेंटीमीटर, कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो बड़े आसानी से हम लोग हटा सकते हैं। फिर केवल आ गया, क्योंकि हर प्रकार की मृदा है, गलत हो गया। केवल समुद्र तल पर ही उगाया जाता, गलत। 5.5 से 6 ये आंसर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल, ये भी क्या है, देश के आर&डी से संबंधित, रिसर्च और डेवलपमेंट से संबंधित, जिससे कि देश में एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया जा सके और उद्योग के साथ साथ उद्योग एक उत्पादन और नवाचार को बड़े पैमाने पे बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और उभरते हुए प्रौद्योगिकी खास करके उसका प्रयोग और एप्लीकेशन व्यवहार जो विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सके। तो इसके लिए पूरी की पूरी पूरा का पूरा देश का एक ढांचा है, देश की प्रमुख संस्थाएं इसमें काम करती हैं। तो उसी के बारे में ये बात करता है कि न्यूज ये है, डीएसआईआर, इस संस्था के बारे में हम लोग समझेंगे अभी। डीएसआई के 42वां स्थापना दिवस है। और भारत का आर&डी और नवाचार परिस्थितिकी तंत्र, ये बेसिकली जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था और आर&डी इकोसिस्टम से संबंधित है। और जीएस पेपर 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, नवाचार गवर्नेंस को दिखाता है, देश का गवर्नेंस से जुड़ा हुआ और लोक नीति पब्लिक पॉलिसी से संबंधित है, तो पेपर 2 भी इसको रख सकते हैं। हुआ यह है कि केंद्र डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए डीएसआईआर से निधि प्राप्त करने के लिए नियमों में क्या है, राहत प्रदान की है। तो 2-3 वर्ड आ गए, डीप टेक मतलब ऐसे उभरते हुए और ऐसे उन्नत प्रौद्योगिकी पे आधारित जो इंडस्ट्री है, जो क्षेत्रक है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गई, इस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एआई पे बेस्ड जो इंडस्ट्री हो रही है, तो उसके संबंधित जो टेक्नोलॉजी है वो सब डीप टेक में आता है। अन्य भी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे संबंधित जो स्टार्टअप है वो काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भी फेसबुक और मेटा और अन्य जो इस तरह के जो टेक्नोलॉजी पे आधारित, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी पे आधारित, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे आधारित जो बड़ी-बड़ी कंपनियां आज पूरे विश्व में राज कर रही हैं, हमारे देश से भी वो निकले उस प्रकार की कंपनियां। कुल मिलाकर हमारा यही उद्देश्य है। तो उसी के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे भारत सरकार ने डीप टेक स्टार्टअप के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये डिपार्टमेंट, हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डीएसआईआर के औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास संवर्धन कार्यक्रम। और ये क्या है,
कार्यक्रम कौन सा है? औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास संवर्धन कार्यक्रम IRDPP, इसका कार्यक्रम ये है के तहत मान्यता क्या है, जो कानून था उसमें जो राहत देती थी, उसमें नॉर्म्स को चेंज किया। क्या नॉर्म्स था पहले? पहले ये था कि नए स्टार्टअप्स के लिए कि आपको 3 वर्ष का समय बिताना होगा, कि आप 3 वर्ष पुराने होने चाहिए, तभी यहाँ से जो मिलने वाली जो सहायता है, वित्तीय सहायता वगैरह तब मिलेगी। अब उसे हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि तब तक हो सकता है कि कुछ कंपनियाँ टिक ही ना पाएँ, सर्वाइव ना कर पाएँ, उससे पहले ही बंद हो जाएँ। तो उनको पहले ही शुरुआती वर्षों में जो है ना, सहायता दिया जाना आवश्यक है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे 3 वर्षों वाला जो क्लॉज था, अस्तित्वमान कंपनी होने की शर्त जो है हटा दी गई है। जब नई कंपनी भी है, उसे सपोर्ट दिया जाना, नर्चर किया जाना आवश्यक है। अब यही IRDPP, इंडस्ट्रियल R&D प्रमोशन प्रोग्राम, DSIR का, ठीक है? क्या है उद्देश्य इसका? उद्देश्य ये है उद्योगों उद्योगों और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठनों, ये संगठन का नाम ध्यान में रखेंगे, उद्योगों और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठनों में अनुसंधान एवं विकास संरचना को मजबूत करना। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये सब लाइन्स। IRDP योजना के तहत मान्यता प्राप्त संस्थाएं विभिन्न राजकोषीय प्रोत्साहन और सहायता उपायों के लिए पात्र हैं। तो कुल मिलाकर क्या? वित्तीय सहायता प्रदान करके देश में ऐसे सिस्टम को जनरेट करना, खड़ा करना, जिसमें प्राइवेट और जो डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो डेवलप हो सके, स्टार्टअप्स जो है, कंपनियां जो है ना, उनको बनाया जा सके और उनको चलाया जा सके उनको, जिससे कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो। तो हम लोग देख लेते हैं डीप टेक क्या है, तो इसी के बारे में बात किया। अत्याधुनिक और अक्सर क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली संस्थाएं, जो बेसिकली क्या है कि डिफरेंट टाइप के वैज्ञानिक खोज, इंजीनियरिंग, नवाचार और अनुसंधान पे आधारित होती हैं। जैसे AI हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, नैनोटेक हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, रोबोटिक्स हो गई, उन्नत सामग्री विज्ञान हो गई। ये सब इंडस्ट्री जो है भविष्य की इंडस्ट्री है, और कोई भी अगर विकसित राष्ट्र बनना है 2047 तक, तो भारत को इसमें इन्वेस्ट करना होगा और इसके लिए R&D इकोसिस्टम डेवलप करना होगा। डीप टेक स्टार्टअप्स क्या है? जटिल और अनसुलझी समस्याओं पे, जो समस्या है उसका समाधान लेकर आते हैं। समाधान लेकर आते हैं, जैसे कि AI मॉडल, डिफरेंट मॉडल जैसे चैट जीपीटी, ग्रोक हमने देखा है। तो उससे बनाया गया और उससे AI के मॉडल, आज दुनिया AI के मामले में ये जो स्टार्टअप्स हुए, और ये जो कंपनियां इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया, उसके आधार पे कितनी AI और स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। तो पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, और अगर भारत में भी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाने लगे, तो उसका और लाभ मिल सकता है। तो वही है, उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बाजार में नए-नए प्रोडक्ट और सॉल्यूशन जो है ना देना, यही इसका मतलब है। भारत में क्या स्थिति है? भारत में अभी वर्तमान में काफी संतोषजनक स्थिति दिख रही है कि 2024 में आंकड़ों के अनुसार 3600 से अधिक ऐसे स्टार्टअप थे, और 2030 तक ये 10,000 होने का उम्मीद है। और वैश्विक डीप टेक तंत्र में भारत का छठा स्थान है। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से। उसका चुनौतियां क्या हैं? तो चुनौतियां वही हैं कि फंड के आधार पर चुनौतियां हैं, R&D के आधार पर चुनौतियां हैं। फंड के आधार मतलब वेंचर कैपिटल जो है ना, वो क्या चाहते हैं? तुरंत चाहते हैं वो इनकम। तुरंत जो है ना अपने पैसे का रिकवरी चाहते हैं, जो पैसा वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इस तरह के स्टार्टअप में थोड़ा डिफरेंट होता है मामला, कि हो सकता है कुछ वर्ष लग जाएँ, क्योंकि रिसर्च वाला मामला है। वो धीरे-धीरे आते-आते जो एक प्रोडक्ट बनने में और इसे एक पॉपुलर प्रोडक्ट बनने में, पॉपुलर सॉल्यूशन बनने में समय लग सकता है। कभी 2 साल भी, कभी 6 साल भी, इस तरह से। तो वहाँ पे थोड़ा-सा ये अपना हाथ पीछे खींचते हैं ये लोग, जिससे फंड की कमी होती है इनको। त्वरित प्रतिफल तुरंत जो है ना नहीं मिलता है। और इसके अलावा दीर्घ जेस्टेशन अवधि भी ये होती है, कि मतलब कंपनी आइडिया आ गया, सब कुछ हो गया, जेस्टेशन मतलब कंपनी की ऑपरेबिलिटी, मतलब वो प्रोडक्ट लॉन्च करने का समय जो है ना मार्केट में, तभी तो मुनाफा स्टार्ट होगा। तो वो लंबा समय होता है वो लंबा समय होता है, क्योंकि रिसर्च लंबे समय तक चलता है। चल सकता है। और उसके बाद क्या है कि शिक्षा जगत एवं उद्योग के बीच सीमित सहयोग और चुनौतियां भी मौजूद हैं। जैसे हमारे यहाँ डीप टेक से संबंधित जो वर्कफोर्स है, ट्रेंड वर्कफोर्स है, वो भी मुद्दे हैं वहाँ पे। उससे संबंधित जो कोर्सेज़ होंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो भी समस्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, चुनौती बन ही है डीप टेक के संदर्भ में। अब महत्वपूर्ण पहल सबसे पहले राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति का मसौदा 2023। ये इम्पोर्टेंट है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार करना, और जो नीतिगत जो एक ढांचा तैयार करना है, यही इसका लक्ष्य है।
जिससे कि डीप टेक स्टार्टअप्स को जो है ना, जो चुनौतियाँ हैं उसका समाधान किया जा सके। इसी तरह नेक्टर है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करता है, स्वायत्त निकाय। इसका उद्देश्य विशिष्ट अग्रणी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना है। दूसरा अनुसंधान विकास एवं नवाचार योजना, ये भी काफ़ी पॉपुलर है, हमने सुना है। अनुसंधान विकास एवं नवाचार योजना, ये योजना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण को सक्षम बनाती है और साथ ही डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, मतलब जो रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट, आज एआई काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि सिविलियन पर्पस से लेकर सैन्य पर्पस तक सब में ये यूज हो रहा है एआई धड़ल्ले से। तो एक तरह से रणनीतिक टेक्नोलॉजी हो गई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेम इसी तरह से इसका एप्लीकेशन हर जगह है। तो जो कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ देश की सुरक्षा के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसका विकास होना, तो वहाँ पे फंडिंग की जाएगी। भारत-इज़राइल डीप टेक और जीवन विज्ञान जीवन लाइफ साइंसेज़ मिशन जो है ना, ये भी इम्पोर्टेंट जो 2021 में हुआ था। तो इस तरह की महत्वपूर्ण पहल भी हम लोग देख सकते हैं। चलिए, इस पे इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए डीएसआईआर की निधि प्राप्त करने हेतु किस शर्त को हटाया? तो आसान प्रश्न है ये, कर लेंगे हम लोग। फिर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, जो कि आप अगर भूल गए हो तो वहाँ पे ह्यूमन एरर हो सकता है, तो इसलिए ध्यान में रखें इस तरह की जो महत्वपूर्ण पहल हैं कि मिलते-जुलते मंत्रालय होंगे, है ना? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगर नहीं ध्यान में होगा तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय भी लगा सकते हैं। औद्योगिक अनुसंधान विकास संवर्धन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस तरह से जो कंसेप्चुअल प्रश्न हैं वो भी आ सकते हैं, जो करंट अफेयर पे आधारित होते हैं, जो उद्योगों एवं एसआईआरओज आर-एन-डी अवसंरचना को सुदृढ़ करना। ऐसे लंबे-लंबे स्टेटमेंट, भारी भरकम स्टेटमेंट बनाकर दिया जाएगा, तो आप समझ लेना कि ये सरकारी भाषा से उठाया गया, सरकारी डॉक्यूमेंट से उठाया गया है। आप देखोगे पीआईबी वगैरह पे इसी प्रकार की भाषा लिखी रहेगी, जो सरकार का मेन डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पब्लिश होता है, वहाँ से यूपीएससी उठाकर प्रश्न पूछ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सी प्रौद्योगिकियाँ डीप टेक के अंतर्गत आती हैं? ऐसे प्रश्न पूछने में तो काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 मैंने दिया है। हो सकता है 5, 6, 7 भी दे दे यूपीएससी और आपको पहचानना होगा। इसमें समझ और कितना आप अपने आस-पास चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हमेशा ये चर्चा में आ जाता है। तो इस तरह के जो एप्लीकेबल जो माइंड जो है वो आपका चेक करना है कि आपने डीप टेक तो सुना है, लेकिन कौन-कौन से इंडस्ट्री में इसका प्रयोग हो रहा है? कितना समझते हो? तो क्वांटम, नैनो टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, पारंपरिक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म, तो ऐसा होगा? नहीं होगा? तो क्या होगा? 1, 2 और 3, ठीक है? बाकी जो हमने बताया वो भी ध्यान में रखना है। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल ऐतिहासिक धरोहर और कला और संस्कृति से, बुद्ध के जीवन से संबंधित, वैसे भी जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो है प्रश्न हमेशा यूपीएससी प्रीलिम्स में तो आते ही रहे हैं, मेंस में भी प्रश्न आता रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इतिहास खंड का, भारत के। तो उसमें इसलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये घटना ये हुआ है कि नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेष, ये पिपरहवा स्थान है जहाँ पे बुद्ध के अवशेष मिले हैं बुद्ध के जीवन से, जो कि भारत नेपाल सीमा के पास में समीप में है। पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा। तो जीएस पेपर 1 हो गया, इसीलिए ऐतिहासिक धरोहर, अवशेष, कला और संस्कृति का भाग। उद्घाटन किया गया, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो अवशेष हैं इसमें सब कुछ है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये बुद्ध के शरीर की कुछ हड्डियों के अवशेष भी हैं, कुछ जो चीजें यूज करते थे वो भी हैं। तो ये पूरा सारा चीज जो है ना, आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो भी जो है वो उनके साथ जो रखा हुआ था और उसको यहाँ पे लाया गया है। तो यही घटना हुई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इसको आप देखेंगे ये पूरा जो प्रकाश और कमल, प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष, ये क्या है? द लाइट एंड द लोटस, रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन। ये पूरा का पूरा ये कार्यक्रम का नाम यही है। इसी शीर्षक से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ये जो स्टेटमेंट है या ये जो शीर्षक है किससे संबंधित है? बौद्ध से, जैन से या कौन-सी घटना से संबंधित है? तो इसे हमें अगर अब ध्यान में होगा तभी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा-चौड़ा होगा अगर हमने नहीं पढ़ा है तो अपने आप जो है ध्यान में नहीं आए। और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री ने यही कहा कि भगवान बुद्ध द्वारा दिखाया गया मार्ग और उसकी दी हुई शिक्षा संपूर्ण मानवता के लिए साझा धरोहर है, क्योंकि भगवान बुद्ध को शुरुआती दौर में और प्राचीन काल में जो है एक बड़ा रिफॉर्मर के रूप में देखा गया और उन्होंने रिफॉर्म करने का प्रयास भी किया
समाज सुधार, धर्म सुधार आदि, और विश्व शांति और सुरक्षा के संदेश दिए, और इसीलिए उन्हें सबसे पहले, मतलब इतिहास में इतने बड़े व्यक्तित्व के रूप में सबसे पहले मानवतावादी दार्शनिक के रूप में भी देखा जाता है, मानवतावादी रिफॉर्मर के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बात किसी स्थान या संप्रदाय विशेष की नहीं है, बल्कि पूरे मानव जाति के बारे में वो बात करते हैं। सबसे प्रेम करो, सबसे अपना आचरण सही रखो, शांति और सुरक्षा की बात, जो कि हमारे संविधान में, हमारे विदेश नीति में कहीं न कहीं पूरी स्पष्ट रूप से बुद्ध के दर्शन देखे जाते हैं। तो दर्शन से संबंधित प्रश्न चूँकि आते हैं, इसलिए ये बातों को समझना आवश्यक है। और ऐतिहासिक अवसर 127 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भारत में वापस लाए गए हैं। भगवान बुद्ध के पिपरवा रत्न अवशेष जो जेम रेलिक्स जो है, के पुनः एक साथ आने का प्रतीक है। तो बेसिकली वही क्या 127 वर्ष बाद। हुँ। खोज, ये जो रेलिक्स थे, अवशेष जो है, खोज कब की गई थी? 1898 में ब्रिटिश सिविल इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे के द्वारा। हुँ। इनकी खोज उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा के निकट स्थित पिपरहवा के एक प्राचीन बौद्ध स्तूप में की गई थी। ठीक। अब महत्व क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य पिपरहवा स्थल को प्राचीन कपिल वस्तु से जोड़ते हैं, ठीक है? जिसकी व्यापक रूप से उस स्थल के रूप में पहचान गई जहां भगवान बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण से पहले अपने प्रारंभिक जीवन का अधिकांश हिस्सा बिताया था, और ये पवित्र अवशेष गौतम बुद्ध के नश्वर अवशेषों से जुड़े माने जाते हैं। ठीक है, चलिए। बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता क्या है? ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है, और हमारे पेपर 4 में ये इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दार्शनिक के रूप में भी बुद्ध दर्शन को महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है, और उसके प्रभाव देखे जाते हैं। प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, और प्रीलिम्स में तो मैंने बता ही दिया कि प्रीलिम्स में ल जो है लगातार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं 1-2 सालों पे, बुद्ध धर्म और जैन धर्म, उनसे जुड़े हुए जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, और उसके साथ-साथ इस तरह के कंसेप्चुअल प्रश्न जो कि उनके दर्शन से जुड़ा हुआ है। हुँ, दर्शन और विचारधारा से। क्या है? सुशासन और राजनीतिक सत्यनिष्ठा। कैसे? क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनका दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत बात ही ये थी, सम्यक वाक, मतलब राइट स्पीच, सही बोलो। सम्यक आचरण, राइट कंडक्ट, आपका आचरण सही होना चाहिए। और सम्यक आजीविका, मतलब आप जो काम करें वो भी सम्यक होनी चाहिए। तो सम्यक का मतलब क्या? नैतिक हो, समाज के अनुरूप हो, कानून के अनुरूप हो, और यही चीज़ तो सुशासन और राजनीतिक सत्यनिष्ठा के लिए आवश्यक है। हुँ? लोक प्रशासन के लिए आवश्यक है, और यहीं से क्या होता है? नागरिक केंद्रित शासन यहीं से तो जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि गवर्नेंस का मेन ध्येय ही यही यही है, लोगों का कल्याण और विकास, व्यापक रूप से विकास, और ये तभी होगा जब वो सत्यनिष्ठा पे चलेगा, और सम्यक वाक, सम्यक नीति और सम्यक जो आचरण है उस पे चलेगी। मतलब लोक सेवकों का आचरण भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि नीतियाँ बनाने से सिर्फ काम नहीं चलता, गुड गवर्नेंस नहीं हो सकता, बल्कि उसका, उनके क्रियान्वयन भी आवश्यक है। सामाजिक समानता और न्याय, मतलब गौतम बुद्ध के जीवन में ही समानता और न्याय के लिए ही इन्होंने लड़ाई की। जो वर्तमान, जो उसमें तत्कालीन व्यवस्था थी, जो ब्राह्मणवादी या वर्ण व्यवस्था जो थी, उनके खिलाफ उठ खड़े हुए थे, और जितने भी असमानता के जो पहलू थे, उसके विरुद्ध वो बात करते थे। इसलिए उन्हें समाज सुधारक, धर्म सुधारक की बात की गई है। तो वही कि इसलिए उन्होंने जब संघ बनाया, तो उसमें क्या, सामाजिक दर्जे के बगैर, मतलब कोई भी किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति विशेष का हो, उनको परवाह किए बिना सभी के लिए खोल दिया संघ के द्वारा। और ये कदम आज महिलाओं के, समलैंगिक व्यक्तियों और सेक्स वर्कर सहित अन्य कमजोर वर्गों, तो बेसिकली कमजोर वर्गों को समान अवसर और समान जो है पहलू से देखे जाने के को, ये जो बुद्ध दर्शन की ये बात है, वो सपोर्ट करती है। भेदभाव को समाप्त करने की बात करता है। पर्यावरणीय संधारणीयता और उपभोक्तावाद, यहाँ पे यही बात की गई है, मध्यम मार्ग। कभी भी एक्सट्रीम पे नहीं रहे, ना बहुत ज्यादा, मतलब इस एक्सट्रीम या अतिरेक, ना बहुत ज्यादा खर्चीला बनना है, और ना ही बहुत ज्यादा आपको कंजूस बनना है। मतलब क्या कि सतत विकास के सिद्धांत में यही तो बोला गया ना, कि वर्तमान की जरूरतों को भी पूरा करना है, और वर्तमान की जरूरतों के पूरा करने के साथ साथ विकास का स्वरूप ऐसा होना चाहिए
कि भविष्य की पीढ़ियों को भी उसका लाभ मिलता रहे। इसलिए हिंदी में शब्द क्या दिए गए हैं सतत विकास को, सस्टेनेबल ग्रोथ जिसको बोला जाता है, डेवलपमेंट या ग्रोथ, उसको 2-3 वर्ड से संबोधित किया जाता है। धारणीय समृद्धि का सिद्धांत और या टिकाऊ विकास का सिद्धांत, मतलब जो विकास टिकाऊ हो और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ उठा सके। तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि अंधाधुंध दोहन नहीं करना है, बल्कि उसका सम्यक दोहन करना है। तो ये बुद्ध दर्शन में बोला गया कि मध्यम मार्ग में रहिए, एक्सट्रीम मत नहीं जाना है। तो यही शिक्षा संसाधनों के अत्यधिक दोहन को रोकती है। तो ये सब चीजें हम लोग देख सकते हैं जो आज सस्टेनेबल ग्रोथ और उपभोक्तावाद के दृष्टिकोण से हम लोग दिख रहे हैं। अंत में क्या, प्रौद्योगिकी और विज्ञान में नैतिकता। प्रौद्योगिकी और विज्ञान ऑब्वियसली रिफॉर्मर थे, तो प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक टेम्परामेंट के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उसको उसको क्या लागू करना, अपने जीवन में फॉलो करने की बात करते थे बुद्ध। और लेकिन वो नैतिकता के साथ आज साइबर सिक्योरिटी का मामला इसी से जुड़ा हुआ है कि एक जो हैकर है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बुद्धिमान इंजीनियर है, बट उसमें नैतिकता का अभाव है, इसलिए उस ज्ञान का प्रयोग क्या कर रहा है, वो गलत कामों के लिए कर रहा है। ये हमने सुना है। वहीं उस हैकर को रोकने के लिए पुलिस और एजेंसियां भी दूसरे हैकर को लाती है, तो वो क्या, उसको बोलते हैं इथिकल हैकिंग बोला जाता है। इसीलिए तो ज्ञान प्लस नैतिकता, तो ये बात बुद्ध के दर्शन में स्पष्ट रूप से मिलता है कि सादा जीवन, सभी जीवों के प्रति दया और बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाकर सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति नैतिक मूल्यों की कीमत पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके साथ होनी चाहिए। और उपयुक्त के अतिरिक्त विपसनीयता या सचेतना, है ना, माइंडफुलनेस और सम्यक दृष्टि में भगवान बुद्ध द्वारा बल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासु प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित करता है। वो साइंटिफिक टेम्परामेंट बुद्ध के दर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से प्रश्न कुछ पूछे जा सकते हैं, कुछ तो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, ये नाम दे दिया जाएगा का संबंध किससे है। तो आपने पढ़ा है तो 10 सेकंड में जवाब दोगे, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मिलते जुलते लगेंगे। यूपीएससी चेक करती है इस तरह से। दूसरा, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सम्यक वाक, सम्यक आचरण, सम्यक आजीविका सुशासन से संबंधित है। संघ में प्रवेश केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग तक सीमित है। तो केवल जहां लग गया तो सामान्यतः वो गलत हो जाता है। सामान्यतः मैं बोल रहा हूं, हमेशा नहीं। ठीक है। मध्यम मार्ग उपभोक्तावाद और संसाधन दोहन की समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। तो 1 और 3 सही आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए हम लोग यहां से अब आज की संक्षिप्त सुर्खियों को देखते हैं। कौन सा पहला जो शॉर्ट आर्टिकल है हमारा, सबसे पहला यूएन सुरक्षा परिषद। यूएन सुरक्षा परिषद यूएन की महत्वपूर्ण जो संगठन है यूएन के अंतर्गत, वो क्या है, जो 5 देश उसमें जो अस्थायी सदस्य भी होते हैं और अस्थायी सदस्य भी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो नए 5 देश जो अस्थायी सदस्य में शामिल हुए हैं अगले 2 वर्षों के लिए, उसी की बात हुई, इसलिए ये चर्चा में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये जो बॉडी है यूएन की, क्या बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए। तो ये कभी-कभार पूछ लिया जाता है कौन-कौन से अभी अस्थायी सदस्यता में आए हैं। और बेसिकली स्थायी सदस्य जो P5 बोला जाता है, वो हम लोग भू राजनीतिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है जानना, तो उसे जान ले, कभी पूछा जा सकता है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूके और रूस, ये 5 महत्वपूर्ण कंट्री। भारत नहीं है, जिसकी बात भारत करता रहता है हमेशा महत्वपूर्ण मंचों से, और भारत के सपोर्ट में भी हैं बहुत सारे देश जो कि P5 में भारत को स्थान दिया जाना चाहिए। ओपेक प्लस, तेल उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित संगठन। ओपेक का नाम तो हमने सुना ही होगा। ओपेक प्लस है क्योंकि इसमें जो जो मूल संगठन था उसमें और नए राष्ट्रों को, 12 नए राष्ट्रों को जोड़ लिया गया। तो यही बात है, और इसका जो उद्देश्य है यही कि तेल उत्पादन और उत्पादन के साथ-साथ उसके मूल्य को प्रोत्साहन देते रहना, प्रेरित करते रहना, उसको गिरने से बचाना, पूरा का पूरा जो तंत्र है, इकोसिस्टम, उसको बनाए रखना। तो यही इसका, और जिससे कि भू राजनीतिक तनाव के बावजूद वो सप्लाई जो है निरंतर बना के रख सके उसकी आपूर्ति। तो यही है ओपेक प्लस। 12 राष्ट्र बना लिया गया, विकासशील राष्ट्र थे सभी, एक अंतर सरकारी संगठन बना लिया गया। भारत इसका सदस्य नहीं है, ध्यान में रखेंगे। और ओपेक की स्थापना कब हुई थी? वैसे जो
जो मेनली जो ये अरेबियन कंट्रीज़ हैं, जो तेल उत्पादक कंट्री हैं, उन्होंने मिलकर बनाई थी। 1960 में बगदाद सम्मेलन से कौन-कौन से राष्ट्र थे? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ये ध्यान में रखेंगे। अभी जिस पे बात हुई, हमने देखा ही महत्वपूर्ण तेल जो है निक्षेप है वहाँ में। उद्देश्य यही था कि पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतें सुरक्षित की जा सके, जिससे उनका मुनाफा भी बढ़े और आपूर्ति भी बनी रहे। जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट भी कर पाए आगे और सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना। तो बेसिकली यही था। एक मतलब एक इनका एक अंतर सरकारी फोरम था ये और मुख्यालय इसका कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। तो ध्यान में रखेंगे थोड़ा ऑड है ये वियना, ऑस्ट्रिया में। और ओपेक प्लस क्यों बनाया गया? तो ओपेक प्लस बनाया गया 2016 में जब अमेरिकी सेल तेल हमने सुना है सेल ऑयल की जो काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है ना अमेरिका ने ये खोज की है सेल तेल की, ऑयल की और उसका उत्पादन भी कर रहा है। तो ये पैरेलली जो ओपेक सिस्टम था उसके विरुद्ध जो है ना एक पैरेलल एक सिस्टम खड़ा कर दिया गया। तो इसी को जवाब में जो है ना 10 अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और इस समझौते के बाद अन्य देशों के साथ इस समूह को ओपेक प्लस नाम दिया गया और ये देश कौन-कौन से थे? रूस, मेक्सिको, कजाकिस्तान, ओमान, अज़रबैजान, मलेशिया, बहरीन, दक्षिण सूडान, ब्रुनई और सूडान भी है। तो ध्यान में रखेंगे सब तेल उत्पादक राष्ट्र हैं। हुँ, चलिए रक्षा क्षेत्र से संबंधित देश के रक्षा क्षेत्र से सूर्यास्त्र मतलब अस्त्र है एक विशेष प्रकार का। क्या है? थल सेना। क्या किया गया? निजी रक्षा उपकरण निर्माता है, एनआईबी ये कंपनी कभी-कभार पूछ दिया जाता है। एनआईबी लिमिटेड किस में काम करती है? उसके साथ 293 करोड़ का एक अनुबंध किया गया। तो बेसिकली यही चर्चा में है। किस चीज़ के लिए? लंबी दूरी के उन्नत रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र की आपूर्ति से संबंधित है और यह अनुबंध इज़राइल के सहयोग से किया गया है। तो बेसिकली है क्या ये? मेड इन इंडिया है ये। हुँ, यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है ये। जो कि 300 किलोमीटर तक की दूरी तक सटीक सतह से सतह पर मार करने के लिए जो ये क्षमता रखती है। प्रमुख क्षमताएँ क्या? अलग-अलग दूरी पे स्थित कई लक्ष्यों को एक साथ हमला कर सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या? कई प्रकार रॉकेट्स को एकीकृत फायर किया जा सकता है। उसके बाद इसकी मारक क्षमता इतनी सटीक है कि इसमें 5 मीटर से भी कम का विचलन होता है। मतलब इतना डेविएशन नहीं होगा और 100 किलोमीटर तक लॉइटरिंग म्यूनिशन दागने में सक्षम है। स्टार लेबलिंग स्टार लेबलिंग क्या है? तो देखिए गुणवत्ता से संबंधित और गुणवत्ता से भी संबंधित क्या ऊर्जा क्षेत्रक से संबंधित, ऊर्जा प्रबंधन संरक्षण से संबंधित क्या है कि सरकार ने ये अभी अधिसूचित किया है कि यदि एसी, टेलीविजन आदि के निर्माता अपने उत्पादों पे वास्तविक ऊर्जा खपत, ये हमने देखा है, स्टार रेटिंग हमने देखा है 3 स्टार, 4 स्टार ये लगा रहता है ना? ये देख के हम लोग भी खरीदते हैं और उसपे पैसे उसकी कीमत में भी वृद्धि हो जाती है। ऊर्जा खपत को उनकी एनर्जी स्टार रेटिंग लेवल में दी गई घोषणा से अलग पाते हैं तो उन पर दंड आरोपित किया जाए। तो बेसिकली यही है कि उन्होंने अगर 3 स्टार लिखा है तो 3 स्टार के अनुरूप ही होना चाहिए ऊर्जा खपत। अगर उससे कम हुआ तो दंड दिया जाएगा। मतलब इस पे सख्ती अपनाई गई है कि जो स्टार रेटिंग ऐसे ही नहीं सिर्फ लगाने के लिए, दिखाने के लिए कि आपने 5 स्टार लगा लिया लेकिन वो ऊर्जा खपत कर रहा है 3 स्टार वाले की तुलना में। तो 5 स्टार की तुलना में आपने प्राइस तो अधिक बढ़ा दिए लेकिन ऊर्जा खपत जो आम कंज्यूमर है वो उतना ही हो रहा है, तो इस पे सख्ती बरती गई है। तो बेसिकली किसके लिए द्वारा किया जाएगा? विद्युत मंत्रालय के द्वारा। और ये संस्था कौन स्टार रेटिंग करती है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ये एक इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है और ये किसके द्वारा बनाया गया था? देखिए, ये विद्युत मंत्रालय का अधीन ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 तो ये इम्पोर्टेंट है, एक सांविधिक निकाय है। हुँ? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और उपकरणों की ऊर्जा खपत को कम करना, उपभोक्ताओं को उपकरणों की लागत प्रभावशीलता, ऊर्जा प्रदर्शन के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाना। कवरेज क्या है? अनिवार्य और स्वैच्छिक उपकरणों की सूची में 40 से अधिक उपकरण शामिल हैं और स्टार लेबलिंग के लिए अनिवार्य उपकरण कौन है? रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर जितने भी यूज़ करने वाले एलईडी लैंप वगैरह-वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना 40 प्रकार के हम लोग देख सकते हैं, जो आम जीवन में हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए, जैव विविधता से संबंधित क्या है? सफेद पीठ वाला बगुला, व्हाइट वेलिड हेरॉन ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में? क्योंकि खतरे में है। क्यों? क्योंकि देश में नॉर्थ ईस्ट की बात है, नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है ये का और भी जगहों पे पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ क्या है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पैनल में कलाई 2 जल विद्युत परियोजना, ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है, कलाई 2 जल विद्युत परियोजना हाल ही में चर्चा में थी, निम्नलिखित में से कहाँ, किस राज्य में संबंधित है? तो ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, लोहित नदी पे निर्मित हो रही है।
ठीक है, जल विद्युत परियोजना है, अरुणाचल प्रदेश में है, लोहित नदी पर निर्मित होगी। उस कारण से क्या है कि आशंका प्रकट की जा रही है कि इस परियोजना से सफेद पेट वाले प्रभावित होंगे, जो बगुले हैं, और इस कारण उनके संरक्षण के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वहाँ स्थानीय स्तर पे। और बेसिकली इसके बारे में क्या है कि इंपीरियल हेरन भी बोलते हैं इसको, ग्रेट व्हाइट वेलीड हेरन भी बोलते हैं इसको। विशेषता क्या, विशिष्ट सफेद पेट वाला दूसरी सबसे बड़ी जीवित बगुला प्रजाति है भारत में, ठीक है। और ये प्रवासी पक्षी नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे, लेकिन ये स्थानीय स्तर पे और प्रजनन के उपरांत आवाजाही करता है। पर्यावास आप देख लेंगे, ये सब पूछे जाते हैं। पूर्वी हिमालय की तलहटी में मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त नदियां और आर्द्र भूमियां, तो पूर्वी हिमालय की बात की जा रही है यहाँ पे, हाँ। और इसके साथ साथ भी है कि भारतीय उपमहाद्वीप से दक्षिण पूर्व एशिया तक, मतलब भारत, अरुणाचल प्रदेश, असम, भूटान, बांग्लादेश, ये पूरा रीजन है। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ये कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, हाल ही में चर्चा में था। आईयूसीएन की लाल सूची में क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, इसके बारे में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कौन सा, अनुसूची 1, सर्वोच्च सुरक्षा जिसको मिलता है, अनुसूची 1 में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उल्फ सुपर मून, मतलब पूर्णिमा की बात जो हम कर रहे हैं, तो इसका कुछ उल्फ या वेरिये से संबंधित नहीं है, बल्कि ये एक डेट से संबंधित घटना है। डेट से मतलब 3 जनवरी, जब चंद्रमा की स्थिति सबसे नजदीक स्थिति होती है। ऐसी 2 स्थितियां बनती है, हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में कि निकटतम पेरिजी और एपोजी, ये 2 शब्द पढ़ा है हमने। तो पेरिजी जो जब से सबसे निकटतम बिंदु पे होता है और वहां पूर्णिमा होती है, तो मतलब क्या, थोड़ा बड़ा दिखता है, यही है। हम्म, थोड़ा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है, नजदीक है, सिंपल सी बात है। ये 2 डेट है, पेरिजी और एपोजी, ये हमने सुना है हिंदी में। तो वही घटना हुई है, उसी को क्या बोलते हैं, उल्फ सुपर मून। तो आता उल्फ सुपर मून एक प्रकार से उल्फ मून ब सुपरमून की मिश्र स्थिति है। इसमें जनवरी माह की प्रथम पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु पे होता है, तो यही बात यहाँ पे इसलिए चर्चा में था, ठीक है। ओएस आइरिस, रेक्स और बेनू क्षुद्रग्रह, ये क्या है, ये है मिशन, किसका, नासा का, नासा का मिशन है ये, ठीक है। और किसके लिए है, किस पे रिसर्च करने के लिए, क्षुद्रग्रह जो बेनू है उस पे रिसर्च करने के लिए। और इसमें कुछ पाया गया, क्या पाया गया है कि इसकी सतह पे क्या क्या मिला है, शर्करा, एमिनो एसिड, डीएनए और आरएनए के सभी 5 न्यूक्लियोस मौजूद हैं। तो मतलब क्या है, जीवन की संभावना हो सकती है, और यह जीवन के लिए आवश्यक पूर्ण आणविक सूची को संकेत देता है, तो इसलिए ये घटना चर्चा में हो गई है। इस जो पूरा टर्मिनोलॉजी मैंने बताया, ओएस आइरिस रेक्स, इसका फुल फॉर्म यही है, ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी, रेगोलिथ एक्सप्लोरर, ये सब जो है ना, इसमें काम है, इसमें बेसिकली फंक्शन है, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म ये दे दिया। इसके बारे में क्या है, क्षुद्र ग्रह से नमूना एकत्र करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम मिशन है, ठीक है, 2023 में भेजा गया था। और कैप्सूल को छोड़ा गया था पृथ्वी से। नया मिशन क्या है, ये अंतरिक्ष यान का नाम बदलकर ओएस आइरिस एपेक्स कर दिया गया। अभी रेक्स था, अब एपेक्स कर दिया गया, और ये 2029 में क्षुद्रग्रह एपोफिस के अन्वेषण के लिए भेजा जाता है। अब ब्रह्मांड विज्ञान में अक्सर जो क्षुद्रग्रह वगैरह या अन्य ब्रह्मांडीय पिंड चर्चा में रहते हैं, या टर्मिनोलॉजी इससे संबंधित, तो उसको स्पेशली लिख देती है कि ये क्या है, तो आपको पहचानना होता है। अगर चर्चा में है तो आपने अगर सुना है तो ये लिख दिया जाएगा, बेन्नू क्या है, या मिलाने के लिए, मैच करने के लिए दे दिया जाता है। बेन्नू, एपोफिस दोनों जो है ना क्षुद्रग्रह हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी कि बेन्नू का निर्माण करने वाली चट्टान लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व और सौर मंडल के प्रारंभिक सृजन के दौरान निर्मित, पृथ्वी भी लगभग इतनी ही है, पुरानी है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। और ये एक प्राचीन जनक पिंड है, ये इसलिए जो बाद में विशाल टक्कर के कारण नष्ट हो गया। और निर्माण क्षेत्र, इसकी उत्पत्ति संभवतः मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित मुख्य क्षुद्रग्रह पट्टी जो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं कि क्षुद्रग्रह पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति में ही मुख्य रूप से यहीं पाई जाती है। हुई थी और बाद में पृथ्वी की ओर आ गया था। कक्षीय निकटता, बेन्नू प्रत्येक 6 वर्षों में पृथ्वी के सबसे निकट पहुंचता है। तो ये सब क्षुद्रग्रह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सोमनाथ मंदिर चर्चा में क्यों है, सोमनाथ मंदिर चर्चा में इसलिए है कि प्रधानमंत्री ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे हुए जो प्रथम हमला था, 1000 वर्ष
पूरा होने पे उसके 1000 वर्ष पूरे सोमनाथ मंदिर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। क्या घटना थी? गुजरात इसके बारे में समझ लेते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल के निकट प्रभास पाटन में समुद्र तट पे स्थित है। और भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ भी है। और उसके 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के द्वारा हमला किया गया था और उसके बाद जो जिसका की उल्लेख मिलता है अल-बरूनी के द्वारा डॉक्यूमेंट किया गया था। तो इसलिए ऐतिहासिक तथ्य है महत्वपूर्ण रूप से। उसके बाद क्या है कि इसे समय-समय पे तोड़ा भी गया और समय-समय पे इसका इसे बनाया भी गया। पुनर्निर्माण के कार्य भी किए गए। अब जैसे कि स्वतंत्र भारत में ही देखा जाए कि तत्कालीन उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ने 12 नवंबर 1947 को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया, जिसे कि 1951 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में प्रतिष्ठापन समारोह संपन्न किया था। ये हमने पढ़ा भी है। ये राजनीतिक मुद्दा बना था काफी उस समय। चलिए, अब अंत में सुर्खियों में रही व्यक्तित्व ज्योतिबा राव फूले। फिर से मैं ये करूंगा, सावित्रीबाई फूले, ठीक है, 1831 से 1897। महत्वपूर्ण समाज सुधारक, महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली। और प्रधानमंत्री ने अभी सावित्रीबाई फूले की जयंती थी, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, तो इसलिए चर्चा में है। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, समझ लेंगे कि महाराष्ट्र के सतारा जिले में इनका जन्म हुआ था। देश की पहली बालिका विद्यालय जो पुणे में है, पहली बालिका विद्यालय की प्रथम प्रधाना अध्यापिका थी। महिलाओं के अधिकार के लिए, जैसे हमने बताया, तो महिलाओं के अधिकार के लिए सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को समर्थन करने के लिए महिला सेवा मंडल, ये संस्था देख सकते हैं, ये सब पूछे जाते हैं इसी तरह से। जोखिम में रही गर्भवती महिलाओं के आश्रय के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। पुणे में नेटिव फीमेल स्कूल नामक शिक्षा ट्रस्ट के, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि नेटिव फीमेल स्कूल इसमें से कौन से महान व्यक्तित्व के द्वारा स्थापित किया गया था। सत्य शोधक विवाह, दहेज रहित विवाह को बढ़ावा दिया जाना, ठीक है। तो ये सब जो योगदान है डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। उसका सामाजिक समावेशन, उन्होंने महार, मंग आदि समुदायों में शिक्षा को बढ़ावा दिया था, जो समाज के कमजोर वर्ग थे, जो पिछड़े वर्ग थे उस समय में। और प्रकाशन, जो कुछ प्रकाशन है इनमें, प्रभावशाली काव्य संग्रहों की रचना की थी, जैसे काव्य फूले, बावन काशी सुबोध, रत्नाकर आदि। और मूल्य क्या थे जो जो नीति शास्त्र पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर 4 के लिए, समानता, न्याय, करुणा, दृढ़ विश्वास आदि। तो चलिए, इस तरह से हम लोग आज के न्यूज टुडे के अंक को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और आप लोग जो इंफॉर्मेशन, जो कंसेप्ट यहाँ आपने सीखा, उसके आधार पर प्रश्न को प्रैक्टिस कीजिए और अन्य प्रश्नों को भी देखते रहने का, प्रैक्टिस करने का प्रयास करते रहिए और अधिक से अधिक रिवीजन करिए, क्योंकि प्रीलिम्स परीक्षा नजदीक है। इस तरह से आप अपने तैयारी को आगे बढ़ा पाएंगे और कॉन्फिडेंस महसूस कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।